महासचिव दिग्विजय सिंह के हमले से विपक्ष हमेशा असहज हो जाता है। हमारे साथ हैं खुद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह। सर, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। आपने ऐसा कह दिया कि आज फिर से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। मैंने क्या कहा है? मैंने यही कहा है, ईश्वर के लिए कृपा करके ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण मत करिए। बोध गया में ब्लास्ट होता है। रविशंकर प्रसाद कह देते हैं कि दिल्ली पुलिस सोर्स ने पहले कहा था कि बोध गया में इंडियन मुजाहिदीन के लोग ब्लास्ट कर सकते हैं। क्या उनके पास प्रमाण है? रूडी साहब उसके बाद आते हैं, कहते हैं कि बिहार में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। श्रीमान, चंद दिनों पहले आप स्वयं इस सरकार के में शामिल थे, और यदि आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी, तो फिर आप क्या करते रहे जब आप सरकार में थे? ये प्रश्न मैं नहीं पूछ सकता क्या? लेकिन आपने तो सीधा सीधी कह दिया कि मोदी एक दिन पहले मैंने ये नहीं कहा है। मैंने कहा ये सारी चीज, उसके बाद मीडिया और आईबी कह रही है कि हो सकता है कि म्यांमार में जो मुसलमानों के साथ जो घटनाएं हुई उसके बदले में ये सब कुछ हुआ है। क्या उनके पास कोई प्रमाण है? क्या उनके पास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई है? क्यों आप इस तरह से किसी एक समूह को आप बदनाम कर रहे हैं? अगर ऐसा देखा जाए तो दूसरी तरफ ये भी कहने को लोगों के पास है कि एक दिन अमित शाह अयोध्या में जाते हैं, कहते हैं भव्य मंदिर बनेगा, जिस मंदिर के बारे में वो लोग राजनीतिक चंदा भी उगाते रहे और आर्थिक चंदा भी उगाते रहे और दंगे फसाद भी कराते रहे। उसके बाद मोदी जी वहां कहते हैं कि इसको नीतीश को सबक सिखाना है, और दूसरे दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो कुछ तो लोग ये भी कहेंगे कि साहब आपका भी इसमें संबंध हो सकता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस पूरे प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाने दीजिए, मेरी मीडिया से, राजनीतिक व्यक्तियों से, और यदि सही है तो उन एजेंसी के लोगों से भी कि जो इस प्रकार की सेलेक्टिव मीडिया लीक कर रहे हैं, कि बाज आए इस सब घटना से और वे इन्वेस्टिगेशन को पूरा होने दें। सर, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जयपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जहां राहुल गांधी को बड़ा ओहदा दिया गया था, उस वक्त गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी ऐसा कहा था कि आरएसएस के कैंपों में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बाद में हालांकि यूटर्न हुए थे, लेकिन नहीं, मैं तो आज भी कहता हूं कहां दिया जाता है। संघ के कई प्रकरण मेरे पास हैं जहां संघ के लोगों को बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, प्रमाणित है, वीडियो पर है मेरे पास। और मेरे खिलाफ मानहानि का दावा संघ के लोगों ने किया था, और जब मैंने ये सारे प्रमाण रखे तो उन्होंने वो केस वापस ले लिया। तो ये बात गलत नहीं थी। हाँ, उनका ये कहना गलत था कि भाजपा कराती। भाजपा इसमें शामिल नहीं है। तो मतलब माना जाए, जो आपने मोदी पर सवाल उठाए हैं, कहीं न कुछ मैंने नहीं कहा। मैंने तो कहा है कि अगर आप मुसलमानों के खिलाफ ये सारे प्रमाण दे रहे हैं तो क्या ये भी संबंध हो सकता है क्या? मैंने तो प्रश्न पूछा है। तो इसे एक तरह से हमले का राजनीतिकरण क्यों नहीं माना जाए? दिग्विजय सिंह अगर ऐसा कहते हैं तो ये राजनीतिकरण क्यों नहीं है? तो भाजपा जब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हमला कर रही है, तो इन्वेस्टिगेशन की पूरा होने पर ही उन्होंने मुसलमानों पर को दोष ठहरा दिया कि इंडियन मुजाहिदीन है, ये पूना बेकरी वाला वही है जिसने रेकी करने गया था। दिल्ली पुलिस का सोर्स बता दिया। दिल्ली पुलिस का जो कार्य क्षेत्र है वो केवल दिल्ली स्टेट है, उसको पूना का क्या मालूम कैसे पड़ गया, उसको बोध गया का कैसे मालूम पड़ गया, उस बारे में आप यूज कर रहे हैं। आप उस सरकार को जो जिसमें आप खुद शामिल थे कुछ दिन पहले तक, उसके खिलाफ सारा जहर उगल रहे हैं। ये सही है? लेकिन सर, गृह मंत्री कहते हैं कि पहले से आगाह किया गया था। आरपीएन सिंह जो गृह राज्य मंत्री, वो कहते हैं पहले से आगाह किया गया था। ये देखिए की बात आती है, ये तो गृह मंत्रालय के सूत्र कह रहे हैं। ऐसा है, उन्होंने कहा था कि आईबी ने अलर्ट किया था, और इस तरह आईबी जगह जगह हर स्टेट में अलर्ट करती है। यह स्पेसिफिक घटना के लिए नहीं करती है। नीतीश बिहार की सरकार में स्वयं भाजपा शामिल रही। जब पिछले 6-7 महीने से ये सारी जानकार के पास थी, तो स्वाभाविक उन्होंने कदम उठाए होंगे। मैं नहीं कहता कदम नहीं उठाए होंगे, लेकिन ये भी बात सही है कि वहां प्राइवेट सिक्योरिटी थी। प्राइवेट सिक्योरिटी वहां ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर नहीं रखना चाहिए था। वहां पे सीआईएसएफ का या सीआरपीएफ का आपको सौंप देना चाहिए था। ऐसी सेंसिटिव जगह को हमेशा सेंट्रल की पैरामिलिट्री फोर्सेस को सौंप देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज वो प्राइवेट ही होती हैं, वो इसकी सेंसिटिव नहीं चलती। बिहार सरकार से हुई है।
नीतीश कुमार भी इसमें दोषी हैं कहीं ना कहीं? मैं तो ये कह रहा हूं कि एनआईए को निष्पक्षता से जांच करने दें। ये ब्रेकिंग स्टोरीज मत लगाइए, ये बिना सबूत के आप सोर्सेस कोट करना बंद करिए श्रीमान। इसलिए मैं आपसे मीडिया से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, सारे राजनेताओं से प्रार्थना कर रहा हूं कि इसका राजनीतिकरण ना करें। लेकिन सर, जब गृह मंत्रालय ने कह दिया, इसके बाद क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए? नीतीश कुमार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? सिक्योरिटी ड्रिल कराई है, ऐसा मुझे मीडिया से मालूम पड़ा है, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन इसमें फिर मैं आपसे कहूंगा कि दोषारोपण करने के बजाय, एक दूसरे पर दोष लगाने के बजाय, उसका राजनीतिकरण करने के बजाय एनआईए को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने दें। सर, आपने अभी कहा भी कि आरएसएस के कुछ जो संगठन हैं वो बम बनाने में या इस तरह गतिविधियों में रहते हैं, तो क्या आरएसएस के नेतृत्व में मोदी सामने आ रहे हैं, उन पर देश को भरोसा करना चाहिए? इसमें मैं क्या कहूंगा? कल गए थे, उनके सिपहसालार राइट हैंड माना जाता है, अयोध्या गए थे, वहां कहा कि एक बार फिर से राम मंदिर बने। बात यह है, जब भी भाजपा संकट में होती है उसको भगवान राम याद आते हैं। जब लोकसभा में उनके केवल 2 सदस्य रह गए थे, अडवाणी जी ने भगवान राम की यात्रा शुरू की और भगवान राम की यात्रा ऐसी निकाली जिसमें हजारों लोग की हत्या सांप्रदायिक घटनाओं में, दंगों में हुई, और उसकी सारी जवाबदारी, जिम्मेदारी मैं श्री अडवाणी जी और भाजपा पे और संघ को देता हूं, विश्व हिंदू परिषद पे डालता हूं। लेकिन जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं उनको भगवान राम भूल जाते हैं, और जब कुर्सी से उतर जाते हैं तो भगवान राम याद आते हैं। पहले तो सबसे पहले उस चंदे का हिसाब तो दो, कहां गया पैसा? मंदिर नहीं बना, पैसा कौन से बैंक में जमा है, विश्व हिंदू परिषद को बताना चाहिए। क्या सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती? चंदा कलेक्ट किया, एक तरह से धार्मिक उन्माद पैदा कर किया, आपके आरोप है, तो सरकार को इस मामले में नहीं पहल करनी चाहिए? पहल हो रही है, उसकी तो केस चला हुआ है, स्वयं अडवाणी जी उस दोष उसमें अक्यूज थे। नहीं, चंदे के मामले में, चंदे का जहां तक मसला है, इसमें इनकम टैक्स का कुछ इंक्वायरी वगैरह हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुआ था, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार में आ गई, शायद वो केस सेटल कर दिया होगा। तो क्या 91 की तरह ही उस वक्त जैसे माहौल बनाया गया था, उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई थी, मोदी के लिए भी वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है? मोदी का जन्म सांप्रदायिक कटुता फैलाकर ही हुआ है। वे सांप्रदायिक कटुता फैलाने वाला एक सिंबल बन चुके हैं, और वे कितना ही कोशिश करें, लेकिन उनकी छवि एक सांप्रदायिकता, कटु सांप्रदायिकता फैलाने वाले व्यक्ति की हो चुकी है। अडवाणी जी के साथ भी जुड़ गई थी, उन्होंने बहुत प्रयास किया, जिन्ना साहब की मजार पे जाके वो माथा भी टेक आए, और जिन्ना साहब को उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव का खिताब दे दिया, लेकिन वो छवि उनसे उतरी नहीं है। आप अगर वाकई में हितैषी हैं मुसलमानों के, माननीय मोदी जी, तो केंद्र सरकार के जो मुसलमान बच्चों को वजीफा आता है वो आपने बांटने से क्यों मना किया? जो केंद्र सरकार का पैसा वहां क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए आता है वो आपने उनको क्यों मना किया? दंगों में पीड़ित व्यक्तियों का अभी तक पुनर्वास आपने क्यों नहीं किया? आप इनको करिए और वोट लीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करती। लेकिन आपको तो बीजेपी कहती है मौलाना दिग्विजय सिंह। कहे ना, उनका हक है, और मैं स्वामी स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य हूं और भाजपा के संघियों से बेहतर हिंदू हूं। रोज पूजा करता हूं, ये लोग नहीं करते। एकादशी का व्रत रखता हूं, ये नहीं करते हैं। लेकिन फिर जब भी देखने को मिलता है, इशरत जहां के मामले में आप गृह मंत्री के पास पहुंच गए। जी हाँ, गया। सीबीआई और आईबी दोनों आपस में टकरा रहे हैं, दोनों ऑफिशियल्स, उसके अलग अलग बातें आ रही है कि हेडली के जरिए, आपने कहा भी अभी ये तो गवर्नमेंट की एजेंसी कर रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये क्या होना चाहिए, आपकी सरकार है, इसलिए कहने गया था कि ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वाकई इशरत जहां को फंसाया गया था? कि मैं इशरत जहां का इन्वेस्टिगेशन के बारे में इतना ही कहूंगा कि पहली जांच एक गुजरात सरकार के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तमांग ने की, उसने उसे फर्जी इनकाउंटर पाया, उसके आधार पर उसके परिवारजनों ने अदालत में गए, अदालत ने सीबीआई के लिए आदेशित किया कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि यह फर्जी इनकाउंटर है, इसमें गुजरात पुलिस के अधिकारी शामिल है,
इसमें जो तत्कालीन एसपी सिंघल, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है। काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी बात सामने आ गई। राजेंद्र कुमार जॉइंट डायरेक्टर आईबी, उन पर भी छींटे लगे हैं। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा ना, ये तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का चार्जशीट है, इसमें दिग्विजय सिंह क्या करेंगे? लेकिन आईबी तब आप ही की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आईबी के वो ऑफिशियल्स हैं, बिना केंद्र सरकार के निर्देश के कुछ अपनी तरफ से। इसमें केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं करती है। जॉइंट डायरेक्टर आईबी क्या उनको इनपुट दे रहा है, ये उसकी जवाबदारी है, कोई केंद्र सरकार कोई डायरेक्शन से नहीं करती है। सर, एक और महत्वपूर्ण, आपने पिछली बार बाटला हाउस का मसला उठाया था, तब भी लोगों ने कहा था कि आप अपनी राह पकड़ रहे हैं। इस बार ईश्वर जहां भी यही कहा गया, लेकिन क्या आपको लगता है वाकई ऐसा हो रहा है कि एक खास वर्ग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, इस देश में दो विचारधाराएं मूल रूप से काम करती हैं। एक विचारधारा है गांधी नेहरू की, सांप्रदायिक सद्भाव की, सभी संप्रदाय जाति धर्म के लोगों को साथ लेने की। एक विचारधारा है संघ की, जो कि फांसीवादी विचारधारा से चलती है और जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ये विचारधाराओं के बीच में टकराहट है और इसलिए इस देश में हमारी लड़ाई विचारधारा के साथ है, व्यक्तियों के साथ नहीं है। नहीं, बाटला हाउस में आपने उठाया था। मैंने बाटला हाउस में इसलिए सवाल उठाया था कि मुझे जो बताया गया, फोटोग्राफ दिखाई गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई गई कि दोनों लड़कों पर 5 गोलियां सर के ऊपर लगी थी। किसी भी इनकाउंटर में 5 गोलियां सर के ऊपर लगना असंभव है। इसलिए हमने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की थी। अगर सरकार जुडिशियल इंक्वायरी मान लेती तो बात खत्म हो गई थी। आपकी सरकार ने नहीं मानी। नहीं मानी बात है, इसमें हमें दुख है। आप कभी अपनी बात से मुकरते नहीं, आपको अभी भी लगता है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए? निश्चित तौर पे होना चाहिए थी, अब तो समय निकल चुका। जी बिल्कुल सर, एक महत्वपूर्ण मसला है, आप उत्तर प्रदेश के रहे हैं प्रभारी, आपको और महत्वपूर्ण राज्य भेजा गया है आंध्र प्रदेश। वह स्थिति है, वाकई विस्फोटक स्थिति है, अलग राज्य के बिना मामला नहीं चलेगा? मामला नहीं चलेगा, ऐसा कोई विस्फोटक स्थिति नहीं है। मैं वहां घूम के आया हूं, कहीं कोई विस्फोटक स्थिति नहीं है। पिछला आंदोलन भी बहुत कोई सफल नहीं हो पाया था, लेकिन जितना जरूर है कि इस विषय में जल्दी शीघ्र ही निर्णय होना चाहिए। अगर बाइफर्केशन होना है तो बाइफर्केशन का निर्णय होना चाहिए, अगर एक यूनाइटेड आंध्र प्रदेश रहना है तो वैसा फैसला होना चाहिए। अब इसको टालना नहीं चाहिए। उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलेंगी, 33 सीटें मिली। अब जगनमोहन रेड्डी अलग हो चुके हैं, कांग्रेस के लिए वहां पर पैर मजबूत करने की कोई गुंजाइश बची है? वाकई वहां किला साफ होगा? अभी तो 1 साल और बाकी है। जगनमोहन के बिना कांग्रेस मजबूत हो पाएगी वहां? जगन कोई इतना बड़ा नेता नहीं है कि वो कांग्रेस से बड़ा हो। सर, एक और सवाल वहां बराबर का है कि आपको उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण राज्य था, हालांकि एक बहुत अहम राज्य है आंध्र प्रदेश, वहां भेजा गया, कहीं न कहीं राजनीतिक विरोधी भारी पड़े, आपको उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। ऐसा है, मैंने 6 साल तक उत्तर प्रदेश में संगठन देखा और मेरे कार्यकाल में और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में, सोनिया जी के मार्गदर्शन में 9 सीटों से हम लोग 22 सीट पर पार्लियामेंट में पहुंचे। 7% वोट शेयर से हम लोग 18.5% पार्लियामेंट में पहुंचे। विधानसभा में भी हमारा वोट परसेंटेज 7% से बढ़कर 11.5% हुआ। 21 सीटों से 29 सीटों पर पहुंचे, तो आगे ही बड़े, पीछे नहीं हटे। लेकिन कहते राजनीतिक विरोधी की आपकी यही जो खूबियां थी, सफलता का पैमाना था, वही आपको उत्तर प्रदेश से दूर लेके चला गया। उनको मुबारक हो। आप नहीं मानते कि आपको वहां से हटाया गया या एक खास? ऐसा है, मैं तो 10 साल के लिए मैंने तय किया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि सोनिया जी ने मुझे दूसरे प्रांतों में महामंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया और जो मुझसे बन सका मैंने काम किया। आपने 2003 में कहा था, आज 2013 है, 10 साल पूरा हो गया है। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होंगे, माना जाए कि दिग्विजय सिंह एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? संभव ही नहीं है। मैं ना मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में पढ़ूंगा और न मैं विधानसभा का, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, इसलिए वो संभावना से तो कभी इनकार किया नहीं जा सकता, कभी भी संभावना नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में इतना रुचि जरूर लूंगा कि वहां भाजपा की सरकार हटे। भरोसा है आपको कि चौहान वहां से मुख्यमंत्री अभी बीजेपी के हैं, उनका पत्ता साफ हो जाएगा? देखिए, पत्ता साफ होने का सिलसिला चालू हो गया है। सुषमा स्वराज और चौहान साहब, शिवराज सिंह चौहान, दोनों के चुनाव क्षेत्र में खुलेआम से एमपी बनती हैं।
वहां इलीगल माइनिंग फलता फूलता है। वहां रेड्डी ब्रदर्स को उनका संरक्षण था, आशीर्वाद था। अब यहां चौहान ब्रदर्स को उनका संरक्षण है। खुलेआम इलीगल माइनिंग चल रही है और सुषमा स्वराज जी और शिवराज सिंह चौहान जी मद। सर, आपने इतने विवाद और बेलाग अंदाज में इंडिया न्यूज के सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।